एआई फ्रेंड और फो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारा दोस्त है या दुश्मन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एक लेटेस्ट कंप्यूटर साइंस में काफ़ी यूज़ हो रहा है, हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है। और सबसे पहली बात ये आती है कि क्या इससे जॉब्स जा रही हैं, क्या क्रिएटिविटी ख़त्म कर रहा है। तभी से क्वेश्चन अराइज होता है कि यह दोस्त है या दुश्मन। इसी पे बेस्ड ये वीडियो है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एआई है क्या और कैसी इसकी एवोल्यूशन हुई और कहाँ कहाँ पर ये काम हो रहा है। गूगल असिस्टेंट जो असिस्टेंट है वो क्या है, जीपीटी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है और कई ऐसे इनिशिएटिव उसके बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि हम देखते हैं तो ये क्या है, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इंटेलिजेंस क्या है। और इंटेलिजेंस के एक एस्पेक्ट को देखते हुए, इंटेलिजेंट क्वोशंट को देखते हुए, आज तक इतिहास में कई ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन रहे हैं। सर न्यूटन, जिनका आईक्यू 160। न्यूटन की बात करें, सर न्यूटन की, तो हमें याद आता है कि सेब जो है वो गिरता है तो नीचे को क्यों आता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन के लॉज। तीसरे जो है आईक्यू, जिनका 190 है, वो आइंस्टाइन। और बीच में जो है वो आईक्यू जो है विलियम जे सिडी। इंटेलिजेंस का मतलब कि जो अपनी नॉलेज को यूज करे और बेटर वे से चीज़ों को समझे, अपनी रैशनल एबिलिटी और कोग्निटिव एबिलिटी को यूज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान कर पाए, इन्वेंशन कर पाए, ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। इस इंटेलिजेंस का मतलब यदि हम समझते हैं तो ये कि हमारी कोग्निटिव और रेशनल एबिलिटी कितनी ज़्यादा है। इसमें विलियम जे सिडी जो हैं, इनका आज तक का आईक्यू सबसे माना गया, बिकॉज इसका क्रेडिट उसको देते हैं कि इनके फादर जो थे उनकी एक इच्छा थी कि मेरा बेटा ऐसे ही इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा हो। तो उन्होंने उस पर वर्कआउट किया है। बड़ी छोटी एज में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर लिया, 4 साल की उम्र में कई लैंग्वेजेस को पढ़ लिया, 11-12 साल की एज में यूनिवर्सिटी की डिग्री ले ली, जिस एज में क्लास 10th या 9th में होते हैं। और उसके बाद कई ऐसी बुक्स भी लिखी। जब बड़ा हुआ तो इतना सोशल नहीं था, ये सोशल नहीं थे, और सोशल नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे, दूसरी चीज़ें नहीं थी। उस तरीके से अपने आप को इन्होंने पाया कि इंटेलिजेंस तो हैं ये, पर लाइफ अच्छी तरह जी नहीं पाए। लो प्रोफाइल जॉब्स की, फादर ख़त्म हुए तो उनकी फ्यूनरल पर भी नहीं गए। तो ये वो इंटेलिजेंस है। बट मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस क्या है कि आप अपनी नॉलेज के साथ आप रिलेशन को क्या मान के चलते हैं और उसको कैसे जीते हैं, एक प्रोस्पेरस लाइफ कैसे जीते हैं, जिसमें जीविका कमाने के लिए एक जॉब होती है। जॉब जो कर रहे हैं आप, उस जॉब को आप कितनी खुशी से कर रहे हैं, अपने परिवार को कैसे देख रहे हैं, समाज को कैसे देख रहे हैं, उससे रिलेटेड। चलो, ये एक डिफरेंट फिलोसफिकल इशू था। हम बात करते हैं कि ये तो इंटेलिजेंस को समझा हमने कि इंटेलिजेंस होती क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पॉसिबल हो पाती है वो एआई एजेंट से हो पाती है। कहने का मतलब कि हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ट्रेन करते हैं मशीन को, जो कि बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह सोचे, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक तरफ ह्यूमन है जिसमें ब्रेन है, हार्ट है, दूसरी तरफ एक मशीन है जिसमें कि टोटली चिप लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। ह्यूमंस ही सिखाते हैं इनको कि उन्हें कैसे परफॉर्म करना है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि हमारी ही हेल्प कर के लिए, और बैकग्राउंड में चले जाएं, आपको पता है कि एक टाइम पे कैलकुलेटर आया था, कैलकुलेटर से हमारी कैलकुलेशनें फास्ट हुई, फिर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के तरीके से यूज़ होने लगा, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैरेलल ही रहा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब हम समझते हैं कि कौन है जिनकी वजह से ये एवोल्यूशन को माना जाए। नेक्स्ट 3 स्लाइड्स में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि कैसे इसकी एवोल्यूशन हुई। यदि इसकी एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है एलन ट्यूरिंग को, जिन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ये आपको गूगल पे पढ़ने को मिल जाएगा, ये जो रिसर्च पेपर है। आफ्टर दैट इन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट बनाया। ट्यूरिंग टेस्ट को भी समझेंगे। इस तरीके से ट्यूरिंग टेस्ट है ये, जो लेफ्ट वाली डायग्राम को यदि आप देखते हैं तो इस ट्यूरिंग टेस्ट को थोड़ा सा समझने के लिए क्या है कि बीच में हिंड्रेंस है और इसमें एक इंटेरोगेटर मशीन और पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, लगातार क्वेरी कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है और वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यदि इस इंटेरोगेटर को ये पता ना चले रिस्पॉन्सेस के बाद कि इन दोनों में से जिससे मैं बात कर रहा हूं वो मशीन कौन सी है और पर्सन कौन सा है, तो ये माना जाएगा कि वो ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया है उस मशीन ने। तो ऐसी मशीन बनाना जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम करे, ये एलन ट्यूरिंग ने इसके बारे में बताया। जो मशीन ऐसे कर लेती है वो टोटली क्या है, ह्यूमंस की तरह है। तो इसमें काम होने लगा। तो यदि हम अंडरस्टैंड करें कि ये कैसे हो पाया, ट्यूरिंग टेस्ट जो है यही बेसिक माना जाता है एआई का, और ये इम्पोर्टेंट टेस्ट रहा जो कि फ्यूचर के और मैथमेटिशियन या फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस के जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने उस पर काम किया। और कई सालों बाद 1956 में एक वर्कशॉप हुई और उस वर्कशॉप में वर्ल्ड के जो टॉप के पर्सन्स थे उन्होंने इस पे काम किया और उस वक्त माना गया कि एआई का बर्थ हुआ। एलन ट्यूरिंग के बारे में यदि मैं आपको और बताऊं तो इसके लिए एक मूवी है द इमिटेशन गेम, इसको आप देखिए। इन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी और वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म करने के लिए इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। ये यूके से थे, इनके साथ और कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो अटैक के कोड्स होते हैं, इनक्रिप्टेड कोड्स होते हैं, अपनी मशीन के साथ उनको सॉल्व किया था। वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म करने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था। इस मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से उसको एक्सप्लेन किया है। इसके साथ ही एक और नोबेल पर्सन थे, जॉन मैकर्थी, जिन्होंने 1955 में डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 1960 में इन्होंने लैंग्वेज बनाई, एक लिस्प लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को ट्रेन करने के लिए यूज़ होती थी। और 1971 को ट्यूरिंग अवार्ड मिला, क्योंकि जो एलन ट्यूरिंग का कंट्रीब्यूशन था उससे ट्यूरिंग अवार्ड स्टार्ट हो गया था। और जॉन मैकर्थी को ही फादर ऑफ एआई कहते हैं। ये जो वर्कशॉप हुई थी 1956 में, उसमें जो मेन पर्सन आए थे उनमें से कुछ की यहाँ पे पिक है। सॉरी, तो इसमें है, इसमें जॉन मैकर्थी भी हैं, क्लाउड शैनन भी है, राइट साइड में लिखी क्लाउड शैनन। ये जो क्लाउड शैनन है इनको माना जाता है फादर ऑफ आईसीटी। इन्होंने इंफॉर्मेशन थ्योरी दी थी। तो यहां से स्टार्ट क्या हो जाता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें इन्होंने सोचना, इन्होंने ड्राफ्ट बनाया, बात की गई कि हमने कंप्यूटर को सिखाने के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है। तो आपको याद होगा उसके बाद कई लैंग्वेज है, उनमें से एक लैंग्वेज थी प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम बने। 1971 में डेनिस रिश ने बनाया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके इनिशिएटिव के बाद भी ऐसी चीज़ें होने लगी कि यदि हम कोई मशीन बनाते हैं उसमें डाटा कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो क्लाउड शैनन ने दिया।
और कंप्यूटर किस पे काम करता है? 0 और 1 पे, वो जॉर्ज बुले ने दिया। तो ऐसे कोरिलेटेड कई नोबल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कलेक्ट हुए और इस वर्कशॉप में इन्होंने काम किया, एआई पे सोचना शुरू किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक इम्पोर्टेंट चीज ये हुई, कई काम होने लगे, बट मिन्स्की और पेपर्ड ने एक रिसर्च पेपर निकाला, वो भी बुक निकाली परसेप्ट्रॉन पर। परसेप्ट्रॉन का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, परसेप्ट्रॉन का मतलब ये है कि कम्युनिकेट करने के लिए ह्यूमन ब्रेन की तरह ये मशीन कैसे कम्युनिकेट करें। तो उसके लिए परसेप्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक मॉडल बनाया और कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और उसकी वजह से क्या है कि लोगों ने फंडिंग देनी बंद कर दी। फंडिंग बंद कर दी तो इससे उस पर काम करना कम हो गया। इस पीरियड को कहा गया विंटर पीरियड। एआई पे काम करना बंद। फिर 1973 में फिर स्टार्ट हुआ इस पे, क्योंकि हर एक जगह पे रिसर्च पेपर तो हमेशा ही रहते हैं। और उसके बाद इस पे और काम हुआ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम 1980 के करीब मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट आ गए कि कई ऐसे एल्गोरिदम बनाओ जिससे कि डाटा फीड किया जाए सिस्टम में और सिस्टम खुद को ही सीखे और डिसीजन ले। और इसी का रिजल्ट था कि 1997 में डीप ब्लू नाम से आईबीएम ने एक मशीन बनाई, और जिसने कि वर्ल्ड के ग्रैंड मास्टर चेस के थे गैरी कैस्परोव को हरा दिया। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक साइड पर्सन बैठा है, वो कंप्यूटर को फीड कर रहा है जो कि चेस के दूसरे प्लेयर की इनपुट्स हैं, और वो अपनी इनपुट्स बता रहा है, और जो पर्सन है उस इनपुट को देखते हुए बोर्ड पे काम कर रहा है। और 1990 आपको पता है कि 1998 के करीब गूगल आया था। गूगल ने भी एआई को यूज़ किया और सर्च इंजन दिया, और सर्च इंजन देने पे इसको कैसे ज़्यादा यूज़ करें, तो एक गूगल पेज रैंक का एक कंसेप्ट दिया, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है, जो वेब पेजेस हैं, सर्च में सबसे ऊपर कैसे आए। वो कई पैरामीटर पे काम करता था। गूगल क्रॉलर सभी वेबसाइट्स को देखता था, वेबसाइट के जो टाइटल हैं, डिस्क्रिप्शन है, क्वालिटी ऑफ डाटा जो बीच में लिखा गया है उसके बारे में, उसकी बैक लिंकिंग है, कितने से वो कोरिलेटेड है, ऐसे कई एलिमेंट्स को देखते हुए उसने पेज रैंक के लिए एक एल्गोरिदम बनाया, जो कि माना जाता है गूगल के बैकग्राउंड का वो एल्गोरिदम ही था जिससे कि उसकी इतनी सक्सेस हुई। तो ये बात कर रहे थे 97 98 की। गूगल के आने के बाद बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया, और बैकएंड पे कौन काम कर रहा था? एआई। यदि हम बात करें 2000 के बाद की बात, तो काम किस पे करना शुरू हो गया? कंप्यूटर विजन पर, स्पीच रिकॉग्निशन पर, स्पीच को रिकॉग्नाइज करें। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर, एनएलपी पर हो गया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि अभी आप गूगल को बोल के सीरी, एलेक्सा, ऐसे कई ऐसे चीज़ें आ गई हैं गैजेट्स जो कि एनएलपी पे काम करती हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी असिस्टेंट हैं या चैटबॉट हैं वो उसी पे काम करते हैं। 2016 में चलते चलते क्या हुआ, डीप माइंड नाम से एक प्रोग्राम बना, और एक प्रोजेक्ट भी है डीप माइंड से, और उन्होंने अल्फ़ा गो नाम से अल्फ़ा गो नाम से एक प्रोग्राम बनाया, जिसने कि गो जो चैंपियन ली सेडल थे उनको हराया। ये बोर्ड गेम होती है, जैसे चेस होता है वैसे ही बोर्ड गेम होती है। बोर्ड गेम को हराया। किसने हराया? अल्फ़ागो प्रोग्राम ने। किसने बनाया? डीप माइंड ने बनाया, जिसको बाद में गूगल ने अडॉप्ट कर लिया था। और राइट नो एआई की कई एप्लीकेशंस चली हुई हैं, उस पर काम हो रहा है। एआई मतलब यदि इतना स्मार्ट काम दिमाग रखता है कंप्यूटर, उसको कौन कौन सी फील्ड में यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारी ज़रूरत है। यदि आप कहें कि पूरे विश्व में जो ह्यूमंस हैं उनकी जो एवरेज लाइफ है वो 70 80 90 इतनी होनी चाहिए, उससे पहले कोई अचानक ही बीमारी के साथ नहीं ख़त्म होना चाहिए, तो उसके लिए हेल्थ केयर सर्विसेज पूरी होनी चाहिए। इंडिया जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। कई और बीमारियां हैं, ट्रीटमेंट ही नहीं प्रॉपर मिल पाता है।
डायग्नोज ही नहीं टाइमली होता है। कैंसर में तो ऐसा है कि टाइमली डायग्नोज हो जाए। तो ऑब्वियसली इस फील्ड में कैसे हेल्प कर सकता है एआई, उस पर वर्कआउट चला हुआ है। चाहे वो डॉक्टर की हेल्प करने के लिए है, डायग्नोज करने के लिए है, प्रिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे के असिस्टेंट चले हुए हैं। अल्फ़ा गो पे एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको आप देख सकते हैं, ये मेंशन की हुई है जिससे कि कैसे ये हुआ है। अब यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं तो कई टर्म और फ्लोट हो जाती हैं। नीचे में टाइमलाइन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात की जाती है कि मशीन जो क्या है वो इंटेलिजेंट है, वो सोचती हैं ह्यूमन की तरह। कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर तो जो इनपुट देता है वो आउटपुट देता है। प्रोग्राम नहीं, जो कि सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है जो आपको स्मार्टली कैलकुलेट करके दे रहा है। मशीन लर्निंग का मतलब कि एक एल्गोरिथम बता दिए, उसमें बता दिए कि आपने इनपुट कैसे लेनी है, आपने अपने आप को रेडी कैसे करना है और अपने आप ने सीखना कैसे है। और डीप लर्निंग का मतलब इसी की ही फर्दर एक डोमेन, सब डोमेन कह सकते हैं, जिसमें कि माना जाता है कि जैसे ह्यूमन के न्यूरॉन काम करते हैं वैसे ही न्यूरॉन बेस्ड ही कंप्यूटर भी कम्युनिकेट करना शुरू करे। दैट कम्स अंडर द डीप लर्निंग। तो इस पे काम हो रहा है, अभी भी काम हो रहा है, इससे कई ऐसी फील्ड्स अराज हो गई हैं। तो इस वेन डायग्राम से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वाइड पर्सपेक्टिव है, उसका एक पर्सपेक्टिव मशीन लर्निंग है जिसमें कि एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि ट्रेन करने के लिए काम आते हैं। डीप लर्निंग जो ह्यूमन के न्यूरॉन की तरह, ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने के लिए कैसे डाटा को एनालाइज करेंगे, कैसे इनपुट लेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। और इन सभी एप्लीकेशन को करने के लिए जिसके अंडर आता है वो डाटा साइंस आती है। बेसिकली हम लोअर क्लासेस में देखते हैं एक सब्जेक्ट होता है साइंस, फिर सोशल साइंस होता है, अब एक नया वर्ड फ्लोट हो गया है डाटा साइंस। और ये जो डाटा साइंस है कहाँ पे होनी चाहिए, लोअर क्लासेस में शुरू होनी चाहिए, जब बेसिक लैंग्वेजेस को, मैथमेटिक्स को स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना जरूरी है बिकॉज ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को समझने वाला है, पर डाटा साइंस क्या है, प्रोग्रामिंग को समझने वाला है, दूसरी चीज़ों को समझने वाला है। अब ये तो पॉलिसीज़ हैं किसी भी कंट्री की, वो किस कैसे लेके चलती हैं, किस लेवल पे किस चीज़ को होना चाहिए। यदि हम बात करें कि जो यंग किड्स हैं, नई जनरेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन मीडिया इतना स्ट्रांग है, हर घर में मोबाइल है, हर कोई यूज़ करता है, तो आजकल के बच्चे उस लेवल के नहीं रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम में जो जो प्रोग्रामिंग है लोअर लेवल से शुरू हो जानी चाहिए, 6 स्टैंडर्ड से शुरू हो जानी चाहिए। ऐसे और ज़्यादा हम बेटर वे से इन चीज़ों को कर पाएंगे और जो इंडिया जैसी कंट्री है उसको डेवलप्ड बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसको आगे वाली स्लाइड्स में ऐसे देखेंगे। मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो एआई इंक्रीज करती है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, डाटा एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करती है, इंसाइट्स के लिए हेल्प करती है। यदि मैं डाटा एनालिसिस की बात करूं तो यदि मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो एनालाइज करने के लिए बेटर है कि कितने लोग बीमार हैं किस बीमारी से और उनका इलाज क्या है, उनको मोबाइल पे ही पता चल जाए। यदि डायग्नोज के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए पता चल जाए। और फॉर एग्जांपल हम जिस एरिया से हम आते हैं, नियर बाई हॉस्पिटल हमारे लिए पीजीआई जो बड़ा वाला है, वहाँ पे एक डेट दी जाती है 6 महीने की, 3 महीने की, 15 महीने की, डिपेंड अपॉन डायग्नोज करके। यदि हमें वही सभी चीज़ें अपने मोबाइल पे इन चीज़ों पे मिल जाएं तो किस बात की देरी है। कोई ह्यूमंस तो नहीं करेगा, हमने एक एप्लीकेशन ही बनानी है जिसकी हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाए। नहीं तो पर्सन कोई अपने घर से जाता है, पीजीआई जाता है, और वहाँ पे पहुँचता है, फिर लाइन में लगता है, फिर बाद में पता चलता है डॉक्टर ही नहीं है। अब डॉक्टर का कोई डिसीजन आया कि उसने कल बैठना है और वो नहीं बैठ सकता, वो एक डाल दे कि कल अवेलेबल नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट है उसको भी जानकारी मिल जाएगी, बाकी चीज़ों का ट्रैकर कोड रहेगा। पर इन पूरी प्रोसेस में एक डिजिटल गैप भी है। एक कहते हैं कि एक डिजिटल गैप है। डिजिटल गैप का मतलब ये होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पर कोशिश करेंगे तो पूरी हो जाएगी। जिनको पता है वो तो आसानी से कर पाएंगे। वही बात आ कि 24/7 भाई अवेलेबिलिटी है इसकी। ये ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं तो ह्यूमंस तो है नहीं, ह्यूमंस को तो रेस्ट चाहिए, उन्होंने तो रेस्ट करनी है, उनके कई और लाइफ से रिलेटेड, जो अपने परिवार से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कई ऐसे काम हैं। पर यदि आप ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर देते हो तो वो अपने आप बैक एंड से हेल्प करेंगे। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया है तो पर्सन तो हमेशा एंट्री करता नहीं रहेगा,
प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी किस सिस्टम पे जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे उसकी ट्रैकिंग रिकॉर्ड पूरा अवेलेबल हो जाए आपको, हेल्थ केयर में हो जाए, एग्रीकल्चर में हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन में हो जाए। तो ऐसे कई सेक्टर हैं जिसमें कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो 24/7 अवेलेबल हो सकती हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन एक्सेस करे, बैकएंड पे जो एक्सेस हैं वो सिस्टम कौन से करें, एआई एप्लीकेशन चैटबॉट करें जो कि रिप्लाई करें। डिसीजन मेकिंग इससे बढ़ती है क्योंकि डाटा ज़्यादा होगा तो हम डिसीजन बेटर वे से ले पाएंगे। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो इससे बढ़ते हैं। और एआई एक हमें ऐसा एनवायरनमेंट भी देती है, एक प्लेस भी देती है जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एवरीथिंग परफेक्ट हो, जिसको यूटोपिया कहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट को बनाती है। यदि स्ट्रेंथ की बात करें तो कुछ इसकी वीकनेसेस भी हैं। वीकनेसेस में जाए तो इस पिक्चर डिपिक्ट ये कर रही है कि एवरीबॉडी इज हैप्पी बिकॉज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट ऑब्वियसली वन रोबोट इज दैट इज नॉट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जितना मर्जी कर लें बट ह्यूमंस नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बाईपास तो रोबोट नहीं कर सकते। ये हमारी सिर्फ असिस्टेंट के लिए, हेल्प के लिए। वीकनेस में सबसे बड़ी बात आती है कि जॉब को रिप्लेस कर रहे हैं, इस वक्त पूरा चल रहा है, ऐसा बिल्कुल है। जॉब रिप्लेसमेंट की मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी ने 20 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, किसके लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, कस्टमर केयर के लिए। अब क्या हुआ, उस कंपनी ने एक क्या ले लिया, चैटबॉट ले लिया, वो ज्वाइन कर दिया, उसके जवाब वो चैटबॉट ही दे रहा है, उसके पास मैक्सिमम प्रोबेबल क्वेश्चन और उसका आंसर अवेलेबल है। तो उन 20 लोगों में से 15 लोगों की जॉब चली गई। पर ऐसा नहीं है, वो जो जॉब गई हैं वो कई जॉब पैदा भी हुई हैं। कैसे, जिसने चैटबॉट बनाया है। चैटबॉट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टीम होगी, चैटबॉट को उस सिस्टम के साथ कंपेटिबल बनाने के लिए कोई पर्सन होगा, उसको सेल आउट करने के लिए कोई पर्सन होगा, एक इटसेल्फ एक कंपनी होगी। जहाँ पे 15 जॉब गई हैं वहाँ पे 50 जॉब और क्रिएट हो जाती हैं और ये लगातार ही बढ़ती रहेंगी, ये कम नहीं होंगी। सेकंड है बायस इन मशीन। बायस का मतलब कि जो मशीन है जो वो किस पे बेस्ड है, सारी की सारी डाटा पे बेस्ड है। जैसा डाटा दिया जाएगा वैसी ही मशीन काम करेगी। यदि गलत डाटा दिया, वॉइस दिया, तो वो रिस्पॉन्ड भी वैसे करेगा। प्राइवेसी जो है दैट इज़ ए मेजर कंसर्न है। इस पे आने वाली टाइम पे कई ऐसे रूल्स बनेंगे जो मेरा डाटा है उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा है। बिकॉज ये कहा, इस वक्त ये कहा जाता है डाटा इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग राइट नाउ। तो वो डाटा क्या हमारा सिक्योर है जिसके साथ में है। गूगल के पास हमारा डाटा है, फेसबुक पे अकाउंट है उसके पास डाटा है, व्हाट्सएप से डाटा जा रहा है। व्हाट्सएप का आपको पता है क्या है, व्हाट्सएप पे जो भी वीडियो एक जाती है वो इनक्रिप्ट होती है। यानी कहने का मतलब इन द कम्युनिकेशन वो किसी और कोई इसको देख ना पाए। बट एक बात पर समझो कि सर्वर के पास, फेसबुक के सर्वर के पास, क्योंकि फेसबुक जब मेटा का है व्हाट्सएप, उसके पास तो सारी वीडियो स्टोर है। जितनी भी लाइव स्ट्रीमिंग है वो किसके पास है, मेटा के पास है। कि मेटा कह लो, जो फेसबुक कह लो, जिसकी व्हाट्सएप है। तो वो सारे का प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, हमारे डाटा से रिलेटेड सेफ्टी और सिक्योरिटी का हमेशा ही रहता है। वो क्या है कि ऑनलाइन ही है तो कई तरह के इसके फ्रॉड भी चले हुए हैं। एथिकल इशू तो बहुत ही ज़्यादा है। एथिकल इशू का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में एथिक्स जो हैं हमारे कुछ कॉमन है, कुछ हमारे रिलीजन से रिलेटेड, कुछ हमारे वे ऑफ लाइफ से रिलेटेड एक वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जी बोलते हैं हर किसी के साथ, पर यदि आप बोले कि पूरे वर्ल्ड में जी शब्द नहीं होता, एक रिगार्डफुल वर्ड है, किसी का नाम लेते हैं तो जी लगाते हैं, श्री लगाते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो कहें कि जैसे कंप्यूटर हो तो ऑप्शन हमें मिस्टर मिसिज इसकी ऑप्शन देता है। और एक बात और है, जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्या एथिकल वे से कर रहे हैं। आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे कई ऐसे अकाउंट हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते और पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, सारे के सारे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं अकाउंट। हम बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, चैटबॉट और वो दूसरे एप्लीकेशन से चले हुए हैं। ऐसा यदि एनवायरनमेंट होगा तो ऐसा ना हो कि डिस्टोपिया क्रिएट हो जाए जिसमें कि ऐसा एनवायरनमेंट बने कोई भी खुश नहीं है, कोई जस्टिफाइड नहीं है, कोई हैप्पी नहीं है। ऐसा एनवायरनमेंट ना बन जाए। दिस इज द जनरली द वीकनेस ऑफ द एआई। अब बात करते हैं हम जो अभी अभी बात की कि जॉब रिप्लेसमेंट जो हो रही है, तो मैं बात वहाँ से शुरू करता हूँ। राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे,
उनके कुछ वर्ड्स यहाँ पे मेंशन है। इंडिया मिस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट कैनॉट अफोर्ड टू मिस द कंप्यूटर रेवोल्यूशन। इसमें मैं थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूँ क्यों मिस किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, कि मैक्सिमम हमारा कहाँ से इंपोर्ट आया, चाइना से आया। ये जो हर एक चीज़ में हम कहते हैं ना कि चाइनीज़ चीज़ है, चाइनीज़ चीज़ है, बिकॉज इंडिया में वो रेवोल्यूशन आया ही नहीं, फंडिंग नहीं हुई, बात नहीं हुई। इंडिया में जो राजीव गांधी से पहले 15-20 साल को इंडिया को डिस्टर्ब कर हुआ था, डिस्टर्ब इन द सेंस कि पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आने लगी, इंदिरा गांधी खत्म हो गए, फिर ये आए, ऐसा इन्वायरमेंट बनते बनते वो नहीं इंडिया तरक्की कर पाया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का इशू थोड़ा रहा, देश नहीं बन पाया, और कई हमारे पास अटैक हुए, उससे हम थोड़ा पीछे हो गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ओबियसली नहीं इतना ज़्यादा हुआ, नहीं तो इंडिया में कोई भी सामान चाइना वाला ऐसे बड़ा ज़्यादा नहीं होता। फिर बात आई कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन की, तो कंप्यूटर रेवोल्यूशन की बात आई तो इन्होंने ही कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड थिंग्स को इंडिया में लाया, कई कंपनी में लाया। सबसे पहले LIC थी जिसने कि इसको यूज़ किया, कंप्यूटर को यूज़ किया, उस एप्लीकेशन को यूज़ किया। तो उस वक्त जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो ये कहती थी कि इससे तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो इसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात मैं कह रहा हूँ 90s की बात कर रहा हूँ, 1990 की बात कर रहा हूँ। आज से हम बात कर रहे हैं ये 30-35 साल, 30 साल पहले की बात कर रहे हैं कि नौकरियां खत्म हो जाएगी, देश गरीब हो जाएगा। बट आज आप समझिए इसकी वजह से सब कुछ है। कोरोना पीरियड में सब ने जो पैसे वो किसी भी 10 रुपये दिए, 15 रुपये मोबाइल से स्कैन करके दिए, हर किसी के पास मोबाइल है। यदि जितना ज़्यादा हो, तो कहने का मतलब है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। AI से बहुत ही ज़्यादा नौकरियां बढ़ेंगी, और इसी पॉइंट ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपस्किलिंग करनी पड़ेगी, रीस्किलिंग करनी पड़ेगी, चीज़ों को तरीके से बदलना पड़ेगा। और हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें यूनिकली ह्यूमन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम क्या हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इंटेलिजेंस क्या है। एवरी बॉडी इज इंटेलिजेंट। इस तरीके से यदि आप समझेंगे एवरी बॉडी इज इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर्स। आपको दूसरे से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो हो वो ही हो। दूसरे के साथ कंपेयर करके कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जो स्किल्स हैं उसको ही बढ़ाइए जैसे भी आप हैं। इसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये उसी का पर्पज़ है, क्योंकि डायरेक्टली मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ अपने बच्चों से, और इसको यदि मैंने अपने चैनल पे डाला है तो कोई भी इसको देख सकता है, कोई भी इसको समझ सकता है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विकसित भारत 2047 का एक हमारे पास स्लोगन दिया है, सो दैट कि हम क्या हो सकें, विकसित हो सकें। इसको समझते हैं आप, विकसित और विकासशील, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। US से क्या है, विकसित है, विकासशील नहीं है। हम विकासशील हैं अभी तक, पर विकास कब होगा, जब इंडिविजुअल जो यूथ है, इंडिविजुअल पर्सन जो है वो विकसित होगा, उसके बाद सारी फैसिलिटी होंगी, वो हेल्दी होगा, वो बेटर वे से रह पाएगा। पर इंडिया जैसी कंट्री जहाँ में पॉपुलेशन में हम नंबर 1 की तरफ हैं, जो नंबर 1 हो चुके हैं, वहाँ पे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, वहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं। खाने के लिए हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा, और जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो क्या पेस्टिसाइड या ऐसे दूसरे जो खाद्य डलती हैं उससे कितने एक बचे हुए हैं, कि वो कितने हाइजीनिक हैं। हम दूध पी रहे हैं तो हाइजीनिक है, हम पनीर खा रहे हैं तो हाइजीनिक है। यदि वो चीज़ें गलत खाएं तो धीरे 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 हमारी हेल्थ भी खराब होगी, हमारी मेंटल हेल्थ खराब होगी, सोशल हेल्थ खराब होगी। इससे डेवलप्ड कंट्री हम नहीं बन सकते, विकासशील के एनवायरनमेंट में रहेंगे। बट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमें जो हेल्प करने वाले कंप्यूटर की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हेल्प कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करें। इसी इनिशिएटिव को करते हुए इंडिया ने इंडिया AI से एक हमारे पास डिपार्टमेंट के लिए जो वेबसाइट है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं AI में। इसी के तहत इंडिया ने इस बार होस्ट किया GPAI, द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, रिस्पॉन्सिबल AI या रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब क्या है कि हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, वो एथिकल होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए।
तो ये जो इसको होस्ट करने के लिए इंडिया ही है। और जी पे डिमांड कर रही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हैं हमारे साथ, जो दूसरे बॉडीज़ हैं हमारे साथ कोलैबोरेट करें, जिससे कि हम इसको कर पाएँ। इसी रिगार्डिंग ये जो वीडियो है एक वर्कशॉप का पार्ट है, जिससे कि कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम समझें। अब इस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है फ़िलहाल, पर इस वीडियो में क्वेश्चन थे, मैंने पूछे थे बच्चों से, उन्होंने कहा था कि जीपीटी के बारे में बताइए कि जीपीटी क्या है। जीपीटी की जो फुल फॉर्म है वो थी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। भाई इसको जो दिया था ना, वो दिया था इंडिया के पर्सन था आशीष वशनी और वसवानी, और इन्होंने जो दिया था वो अपने रिसर्च पेपर के थ्रू दिया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसके ये 2017 में जब ये गूगल ब्रेन टीम के पार्ट थे उस वक्त उन्होंने दिया था। उसके बाद से इन्होंने जो इस जीपीटी को यूज़ किया गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, बट ओपन एआई एक कंपनी बनाई, किसने? एलन मस्क ने बनाई, और उन्होंने इस कंपनी को सोशल वर्क के लिए एक एनजीओ के तौर पर काम करने के लिए, ये ओपनली फ्री होगी एआई, उसके लिए काम करना शुरू किया। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें काफ़ी इनपुट की, और इनपुट करने के बाद ये सेकंड पर्सन जो देख रहे हैं आप, सैम एल्टमैन, इन्होंने जीपीटी बनाया। जीपीटी के वही वर्जन हुए माइक्रोसॉफ्ट की टोगेदरनेट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने सर्च इंजन बिंग के साथ चैट जीपीटी चल रहा है, उसने एक इमेज क्रिएट करने के लिए भी वर्चुअली वो प्रोवाइड कर दिया है, और एलन मस्क ने इससे हट गए हैं और जीपीटी के डिफरेंट वर्जन चले हुए हैं। यदि हम कंपैरिजन करें तो चैट जीपीटी और वार्ड दो चीज़ें हैं हमारे पास। चैट जीपीटी 3.5 वर्जन तक फ्री यूज़ हो रहा है, और उसके बाद वो पेड है। ये ओपन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड है, और जो बार्ड गूगल का प्रोडक्ट है वो जेमिनी एआई मॉडल है, उसके ऊपर काम करता है। तो जेमिनी ए 1.0 इंट्रोड्यूस कर दिया, बीटा वर्जन में अभी चल रहा है बार्ड के साथ, तो इसका कंपैरिजन है। आज यदि हम बात करें कौन बेटर है, तो गूगल 1998 से अपने डाटा को लगातार स्टोर करते जा रहा है, और यदि हम बात करें चैट जीपीटी तो उसके 1 मिलियन यूज़र के 2 दिन में हो गए थे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपने अपने वे से दे रहे हैं। यदि इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, ये आप ही के लिए क्वेश्चन है कौन सा बेटर है। यदि बार्ड को यूज़ करना है आपने तो इट इज़ bard.google.com, चैट जीपीटी को यूज़ करना है तो इट इज़ chat.openai.com। चैट जीपीटी की ऐप भी है, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ ऐसे ओपन होता है वेब पे। और यदि आपने प्रॉम्प्ट करना है, प्रॉम्प्ट को समझिए क्या है। जब हमने इनके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। आप बार्ड पर या चैट जीपीटी पर लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि विच इज़ बेटर, बार्ड और चैट जीपीटी, उसके अकॉर्डिंग आपको वो रिस्पॉन्स आएगा। और एक और है माई फ्रेंड पास, मैंने गलत लिखा है, पास आना था, इन ऑल सब्जेक्ट्स आना था, एक लिख दिया। बट आई एम फेल इन मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम में फेल हूँ, मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो ये रिस्पॉन्ड करेगा उसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबल है। इसको आप सर्च करके देखिए, इस पर सर्च करके देखिए, और आप फाइंड करिए इसके आंसर कैसे रेलिवेंट लगते हैं। प्रॉम्प्ट की बात बता दूं, ये पूरा प्रॉम्प्ट और इससे रिलेटेड एक और टर्म आ जाती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि किसी भी सिस्टम को ट्रेन कैसे कर रहे हैं, उनको प्रॉम्प्ट कैसे हैं। ये जो मैंने लिखे ये टोटली एग्जैक्ट उसके पास हैं या नहीं। ये जो जीपीटी होती हैं, ये इसको जनरेटिव इसलिए कहते हैं कि ये जो आप प्रॉम्प्ट करते हो, कुछ लिखते हो, कुछ क्वेश्चन पूछते हो, इससे भी ये अपने आप को सीखता है, इसलिए इसको जनरेटिव कहते हैं। अपने आप सीखता है और फ्यूचर में अपडेट करने की पूरी कोशिश करता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि एआई फ्रेंड एज ए फो है, थोड़ा रेलिवेंट है, जो कह सकते हैं थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट इस पे डिस्कशन हो सकती है। बट थोड़ा सा बता दूं, वेब डेवलपमेंट एआई के हेल्प से कहाँ यूज़ हो रही है। जो थोड़ी बहुत ही कोई बैकग्राउंड जानता है, वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट्स को बनाना। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्रंट एंड बैक एंड को डेवलप करना।
फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जो इसके लेटेस्ट वर्जन्स। और बैक एंड पे सर्वर होता है, PHP ASP पाइथन जैसी लैंग्वेजेस वर्क करती हैं। ये कहाँ हेल्प कर सकता है? आपको पूरा कोड में हेल्प कर सकता है, डिज़ाइनिंग में हेल्प कर सकता है, कंटेंट को क्रिएट करने में कर सकता है, ये बग है उसमें कोई एरर आ गई उसको रिमूव कर सकता है, पूरे का पूरा कोड आपको दे सकता है। जहाँ पे आपके कई घंटे लगते थे, अब सिर्फ आपने लिखना है कि कोड है। गिटहब जैसे कई ऐसे साइट्स हैं, नहीं तो चैट बोट एरा वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये एआई के बेनिफिट है। एआई आने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है इस साइट में। एप्लीकेशन क्या है ये, बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है। नीचे से लें तो हेल्थ केयर में ज़रूरी है, गवर्नमेंट के कई ऐसे सेक्टर है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमें पता है गवर्नमेंट से बात करना हमें मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर जाते हैं, उसका रिप्लाई आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, डिपेंड अपॉन द थिंग्स। बड़े ही डिपार्टमेंट में वर्कलोड बड़ा ज़्यादा है। इन सभी को जो कंट्रोल करने के लिए तो एआई की एप्लीकेशन से सभी कुछ हो सकता है। गेमिंग में तो बहुत ही बढ़ रहा है। गेमिंग में ऐसे ग्लासेस आते हैं जिसमें कि आप पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट देख रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बिग इफेक्ट है, जहाँ पे ह्यूमन लगे हुए हैं, दिन रात शिफ्ट में काम कर रहे हैं और वहाँ से वो हट रहे हैं। तो यहाँ पे आप बात समझिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या है। जो एक काम रोबोट कर सकता है, जो मशीनरी उसके साथ कर सकती है, वो वहाँ से ह्यूमन हट रहे हैं पर दूसरी चीज़ों में लग रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स में है, बिजनेस में है, कि ऐसे बिजनेस ही एआई से पैदा हो गए हैं। क्योंकि आप यदि आप इसके साथ चैट जीपीटी या गूगल असिस्टेंट पे जाते हो तो वो आपको बताता है कौन से। एजुकेशन में बड़ा ज़्यादा हो गया है। कोई भी टीचर क्या है, इन्फॉर्मेशन उसको फास्ट मिल सकती है, अपने कंटेंट जल्दी क्रिएट कर सकता है, वो रिसर्च वर्क के लिए हेल्प कर सकता है, और कोई भी क्वेरी हो। और फाइनेंस में भी इसी तरीके से। और एजुकेशन में बात करें तो स्टूडेंट भी हेल्प ले सकते हैं। वो हमेशा टीचर से पूछता है, बट एआई से भी आप पूछ सकते हो जो आपकी कोई प्रॉब्लम है। इसी प्रोसेस में पूरा एआई की हेल्प से हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हमें बढ़ना चाहिए, अपने आइडियाज़ शेयर करने चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं। यही इसका टास्क है। जो भी इतना सेशन हुआ है, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है ये, बट हमें यदि बदलना है तो हमें सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए हमें ज़्यादा समझना पड़ेगा, समझने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तभी हम जाके कहेंगे कि विकसित होगा भारत 2047 तक, कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे हम। और लास्ट में ये इमेज है। इस इमेज में देखिए आप, एक ह्यूमंस की परिकल्पना है, उसमें ब्रेन है और दूसरी तरफ रोबोट है, तीसरी तरफ हमारे गॉड हैं। तो हमने एथिकल वे से चलना है। अब बात करते हैं कि ये दोस्त है जो दुश्मन है। तो मैं एक भाव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये गाना के ये बोल लिखे हैं कुछ, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया, का इसमें मिसिंग है। कहने का मतलब है कि जो कोई दोस्त होता है बाद में दुश्मन बन जाता है। ऐसा भी होता है जो सबसे अच्छा दोस्त होता है दुश्मन। कहने का भाव यहाँ पे क्या है कि जो एआई है फ्यूचर की, वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ हम पे डिपेंड करेगा, ह्यूमन पे डिपेंड करेगा। और हमारी इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है, इस पे डिपेंड करेगा। इंटेलिजेंस का मतलब वो पर्सन जो कि प्रोस्पेरस है, वो पर्सन नहीं जिसके मार्क्स बड़े ज़्यादा आते हैं। अच्छे होते हैं मार्क्स ज़्यादा लेना। वो पर्सन नहीं जो बड़े पैसे कमा रहा है। अच्छे होते हैं पैसे कमाना, पर वो पैसे से क्या खुश हो रहा है? वो क्या दूसरे को भी देख पा रहा है वो? तो हमारी जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, वो इस तरीके से होनी चाहिए, हम खुश रहें, दूसरे भी खुश रहें, हम प्रोस्पेर रहें, सेटिस्फाइड रहें। और ये जो असिस्टेंट है, इनके एथिक्स होने चाहिए कोई। एथिक्स का मतलब ये कहीं ना कहीं रूल में तो बाइंड होने चाहिए ना, कि समाज को किस तरीके से लेके चलना है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको कैसे जवाब देना है आपने? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं करने वाला है। आपने कहीं पे टाइप किया, प्रॉम्प्ट लिखा, उसका जवाब आ गया। वो क्या होना चाहिए जवाब? वो एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, विद एक्शन होना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एआई को दोस्त बनाइए, पॉजिटिव सेंस में रहिए, जितने से जितने ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करिए। और नो डाउट कि इसके नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं है। और हर कोई तो जॉब रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, हर कोई तो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। कुछ चीज़ें जो नहीं इससे होंगी, उसके लिए हमें सोचना है, हमें समझना है। बात वही आ जाती है कि हम सभी कुछ चीज़ें समझते तो बात ही क्या थी।
और एंड में एक ही बात कहूँगा कि हम हैं तो सब है, यदि हम नहीं है तो ये एआई भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। चीज़ें आएंगी और आती जाएंगी, जिन चीज़ों को आपने यूज़ कर लिया वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी, नई चीज़ें आती जाएंगी, नई चीज़ों को सीखना है, नई चीज़ों को समझना है, ऐसे और आती जाएंगी। बट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। यदि आपको ये वीडियो में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और यदि आपको लगता है ये अच्छी है, फ्रूटफुल है, तो आप शेयर कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि कुछ इसके लिए सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। आपका धन्यवाद। थैंक यू।